हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे अपने अपने घरों में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। और अगले इस टॉपिक का नाम है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। जी ठीक वैसा ही है जैसा आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था पहले, ठीक वैसा ही है ये भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ेंगे और फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ये दोनों चीजें कंबाइनली एक साथ ही चलेंगी, तो वो हम दोनों डिस्कस करते हैं आज। तो द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ये टॉपिक हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, ऐसा है इसमें, ये ठीक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरह है कि अगर एक चार्ज अकेला कहीं किसी जगह पे पोटेंशियल को क्रिएट करता है, पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाता है, तो बहुत सारे मल्टीपल चार्ज उसी पॉइंट के ऊपर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना सकते हैं। मल्टीपल चार्ज मिलकर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकते हैं। सही है कि नहीं है? तो हम लोग सबका क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे। यूजुअली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अलजेब्रिक सम कर रहे थे, तो ये वो वहां पे वेक्टर क्वांटिटी हुआ करती थी, तो यहाँ पर ये जो है सिंपली स्केलर क्वांटिटी है, वी कैन ऐड अप ऑल ऑफ देम इजीली। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये कोई एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस लोकेटेड हैं। ठीक है, एक चार्ज ये है, सेकेंड वन इज दिस इज थर्ड वन, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो ये है Q1 चार्ज, ये है Q2 चार्ज, ये है Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, एंड ऐसे करते करते Qn चार्जेस हैं। इसके अंदर एक चार्ज है, एक जगह है। इस जगह को मैंने कहा कि ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर पे लोकेटेड है, ये R3 वेक्टर पे लोकेटेड है, ये R4 वेक्टर पे लोकेटेड है और ये Rn वेक्टर पे लोकेटेड है। यहां ये पॉइंट जो है R0 वेक्टर के ऊपर लोकेटेड है। इस पॉइंट को मैंने P नाम दिया। इस P पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो अच्छी बात यह है कि हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V वो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है। क्या होता है? के क्यू अपॉन आर होता है। सिंपल सी बात है, के क्यू अपॉन आर होगा। तो इसी वजह से इस Q1 चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। ठीक है, यूजुअली वी ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज हियर, लेकिन हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ अगर इन दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मिल जाए तो हमारा काम आसानी से हो जाए, क्योंकि हमने डेरिवेशन में पहले ही कर रखा है। तो मान लिया कि ये R1 वेक्टर है और ये R0 वेक्टर है, आपने पहले ये एक्सरसाइज की थी। तो अगर ये R1 वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, R0 वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों के बीच की डायरेक्ट जो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों आप निकाल सकते हैं। बड़े आसानी से लेट किया कि इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो R10 है। अगर ये R10 हो गया तो सिंपली हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, देयरफॉर V ड्यू टू फर्स्ट चार्ज V1, ये कितना हो जाएगा, K इंटू Q1 अपॉन R10। इसी तरीके से V2 ये कितना हो जाएगा, K Q2 अपॉन R20। इसी तरीके से V3 या VN NH चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, K QN अपॉन RN0। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल चार्जेस की वजह से सारा का सारा पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकाल सकते हैं। 2 नॉट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, 3 नॉट ये हो जाएगा, 4 नॉट ये हो जाएगा और N नॉट ये हो जाएगा। तो इस तरीके से नाउ वी से दैट कि V नेट कितना है, तो मैंने कहा V नेट होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू व्हाट, Vn। अब V1 V2 Vn की वैल्यू रख देते हैं, तो V नेट कितना है हमारे पास, ये हो जाएगा V1 की वैल्यू है K इंटू Q1 अपॉन R1 नॉट प्लस K इंटू Q2 अपॉन R2 नॉट, ऐसे बढ़ते बढ़ते K इंटू Qn अपॉन Rn नॉट। तो ऐसे मल्टीपल कैलकुलेशंस हम लोग आगे बढ़ाते जाते हैं। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, K कॉमन आ जाता है, तो V नेट हमने देखा कि इसमें K कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, Q1 अपॉन R1 नॉट प्लस Q2 अपॉन R2 नॉट, ऐसे करते करते Q1 अपॉन Rn नॉट। ठीक है, तो अब यहां पे समेशन हो गया इन सब का और K बाहर रह गया, तो V नेट कितना आ गया अपने पास,
वी नेट आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि के की वैल्यू है, और समेशन कर लिया हमने सिर्फ किसका, क्यू आई अपॉन आर आई नॉट, वेयर आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू दी nth टर्म। तो ये आपका नेट पोटेंशियल होगा किसी भी सिस्टम की वजह से। आप इसको पॉज करके अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया कितना पोटेंशियल होगा किसी भी जगह पर बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस की वजह से। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगली बात जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने इसको मेरे ख्याल से पॉज करके नोट कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। थोड़ा बोर्ड रफ करने में टाइम लग गया, तब देखिए ये बोर्ड रफ क्या रे, डस्टर को हटाने, डस्टलेस करने के लिए टाइम लग गया। अब देखते हैं, अब देखो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कह सकते हो आप, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अब देखना जरा, होता क्या है, यूजुअली हमें पता है कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा किसी भी प्लेस पर आने के लिए किए गए वर्क डन के इक्वल होती है, यूजुअली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो हमें पता है, वी नो दैट, कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में किए गए वर्क डन के इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो वी नो दैट कि पोटेंशियल एनर्जी U इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन, है ना, वर्क डन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। और हमें इस चैप्टर के अंदर ये नॉलेज है कि सिंस V इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो इसीलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्लेस पर उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा टेस्ट चार्ज से। तो हमें क्या मिल जाएगा, उस प्लेस पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो W हमें मिल गया, तो हम U भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैंने मान लीजिए एक 2 चार्जेस वाला सिस्टम लिया, ये 2 चार्जेस हैं, ठीक है, एक चार्ज है आपका Q1 और एक चार्ज है Q2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R, ठीक है। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, हाँ, सिर्फ इस R को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहां देखो सिंपल से आप काम करना है अपने को, हमें निकालना है वर्क डन। तो सिंस W इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू, तो सबसे पहले इस चार्ज की वजह से इस प्लेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इस चार्ज की वजह से इस प्लेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल जाएगी। सिंपल है। तो देखना, सबसे पहले सिंस V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 अपॉन R। इसी तरीके से V2 कितना मिल जाएगा, अच्छा, तो सबसे पहले W ड्यू टू 1 वो निकाल लेते हैं। W ड्यू टू 1 कितना हो जाएगा, V ड्यू टू 1 इंटू Q2, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर Q2 चार्ज पड़ा है। तो W1 इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा V1 कितना अपने पास, Q1 अपॉन R, तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने Q2 से, तो ये Q2 भी आ गया साथ में। तो ये आया वर्क डन ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अब सेकेंड चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करेंगे। अब एक बात याद रखना, फर्स्ट चार्ज जब आता है किसी भी प्लेस पे, है ना, अब ये तुम सोच रहे हो, देखो ये Q2 पहले पड़ा है, ये तो मैंने पूरे सिस्टम की वजह से मैंने निकाला है। आगे मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और बताऊंगा, उसका भी आपको ध्यान रखना है, फिलहाल के लिए समझ लो, यहाँ Q2 चार्ज की वजह से, Q2 चार्ज की प्रेजेंस की वजह से Q1 चार्ज को लाने में कितना वर्क डन किया जाएगा, इतना। अब अगर Q1 चार्ज वहां पहले से मौजूद है, तो Q2 चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन कितना होगा, वो भी देखें। तो हमें पता है कि V2 अपना कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा K इंटू Q2 अपॉन R1 या R। तो इसका मतलब वर्क डन ड्यू टू सेकेंड चार्ज विल बी V2 इंटू Q1। तो इसका मतलब वर्क डन ड्यू टू सेकेंड चार्ज हो जाएगा अपने पास K इंटू
Q2 अपॉन R इंटू Q1। तो इस तरीके से हम लोग एडअप करते चलेंगे आगे, है ना। जितने चार्जेस होंगे, जितने चार्जेस उस सिस्टम के अंदर मौजूद होंगे, वो आगे से आगे एडअप होते जाएंगे। अब समझने वाली बात यह है, मजे वाली बात यह है कि अगर हमारे पास मान लो पहले कोई चार्ज वहां था ही नहीं, सबसे पहला चार्ज में लेके आया, तो पहला चार्ज वहां जब है ही नहीं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ही नहीं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो सीधा सीधा वहां उस चार्ज को लाने के लिए आपको कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा पहला, द वेरी फर्स्ट चार्ज लाने के लिए जो हमेशा वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है। अब तुम कहोगे सर आपने यहाँ पे वर्क डन फर्स्ट चार्ज की वजह से जीरो क्यों नहीं किया? अरे जीरो नहीं करेंगे क्योंकि वहां Q2 चार्ज पहले से मौजूद होने का हाइपोथेसिस हमने मान रखा है। तो Q2 चार्ज वहां पहले से मौजूद है और Q1 को लेके आ रहे हैं। इसी तरीके से फिर दूसरे हाइपोथेसिस में हमने ये माना कि Q1 चार्ज वहां से पहले से मौजूद है और Q2 चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो इस वजह से हमने ये सारी चीज की है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो इस तरीके से अगर मैं मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम लूं, तो मैं एक नया सिस्टम लेता हूं, 3 चार्जेस सिस्टम। उसकी वजह से जरा तुम समझोगे तो तुम्हारा दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो 3 चार्जेस सिस्टम क्या है। 3 चार्जेस के अंदर मान लीजिए मैंने क्या किया, एक सबसे पहले ये वाला चार्ज लेके आया, फिर ये वाला चार्ज लेके आया, फिर ये वाला चार्ज लेके आया। इस वाले चार्ज का नाम क्या है? मैंने कहा Q1। इस वाले चार्ज का नाम क्या है? Q2। इस वाले चार्ज का नाम क्या है? मैंने कहा Q3। ये हो गया Q3। ठीक है, 3 चार्जेस बैक टू बैक में लेके आया। सबसे पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R12, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R13, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R23। ऐसे 3 चार्जेस में बैक टू बैक वहां लेके आया। जब मैं बैक टू बैक वहां चार्जेस लेके आता हूं तो सबसे पहला चार्ज कौन सा लेके आया? Q1। तो Q1 चार्ज तो जब वहां पहुंचा Q1 चार्ज, तो उसकी वजह से तो वहां उसको कोई फोर्स एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज। ये वाला जब चार्ज यहां आया तब यहां पे कोई था ही नहीं पहले, तो इसको किसी ने नहीं रोका, तो मुझे फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक बार पुश किया अपने आप, है ना, वो डिस्प्लेस होता गया और वहां पहुंच गया उस जगह पे। तो अल्टीमेटली पहले चार्ज को यहां आने में कोई वर्क डन करना नहीं पड़ता क्योंकि सामने से कोई फोर्स ही नहीं है। जब सामने से फोर्स नहीं है तो मुझे फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो फर्स्ट चार्ज को लाने में कोई भी वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज विल बी इक्वल टू जीरो। देखो नेट वर्क डन कैसे निकालेंगे? नेट वर्क डन निकालेंगे, नेट वर्क डन विल बी वर्क डन ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, वर्क डन ड्यू टू सेकंड चार्ज, वर्क डन ड्यू टू nth चार्ज। ऐसे n चार्ज तक जो है हम लोग निकाल लेंगे तो हमें नेट वर्क डन मिल जाएगा। और नेट वर्क डन ही क्या होगा? नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो सिंपल सी बात है, वर्क डन 1 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड चार्ज, वर्क डन ड्यू टू सेकंड चार्ज, ये क्या होगा? अब जब सेकंड चार्ज लेके आऊंगा तब पहला चार्ज वहां पहले से ही मौजूद होगा। अब जब पहला चार्ज वहां मौजूद होगा तो क्या वो सेकंड चार्ज को आने देगा नजदीक अपने? नहीं आने देगा, उसको सिस्टम में घुसने ही नहीं देगा। ठीक है, ये खोड़ीला है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला चार्ज सेकंड वाले चार्ज को नहीं आने देगा। पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे आएंगे यार दोनों एक दूसरे के नजदीक? ठीक है, तो मैं जबरदस्ती इस Q2 को लेके आऊंगा किस डिस्टेंस पे? R12 पे। तो लेके कौन सा चार्ज लेके आया हूं मैं? Q2। तो मैं Q2 को लाने में खर्च किए गए वर्क डन की बात कर रहा हूं। तो ये है W2। तो W2 क्या हो जाएगा? इसके लिए मुझे V1 निकालना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट चार्ज की वजह से इस पोजीशन के ऊपर यानी R12 डिस्टेंस के ऊपर कितना पोटेंशियल है? तो ये होगा K इंटू Q1 डिवाइडेड बाय R12। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? Q2 से, तो हमें वर्क डन इन ब्रिंगिंग सेकंड चार्ज मिल जाएगा। इसी तरीके से ये वाला चार्ज भी आप निकाल सकते हैं, यानी कि वर्क डन इन थर्ड चार्ज। अब देखो थर्ड चार्ज को जब आप लेके आओगे तो ये वाला चार्ज तो फोर्स करेगा ही, ये वाला चार्ज भी फोर्स करेगा। तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा? इन दोनों का वर्क डन नंबर 3 आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा वर्क डन बिटवीन 1 3 प्लस वर्क डन बिटवीन 2 3। इन दोनों का एडिशन होगा। तो सबसे पहले वर्क डन इन 1 3, वर्क डन इन 1 3 आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, ये होना चाहिए K इंटू Q1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाय 1 3 प्लस ये कितना हो जाएगा? K इंटू Q2 इंटू Q3 डिवाइडेड बाय R23। ये वर्क डन इन थर्ड चार्ज, ये वर्क डन इन सेकंड चार्ज और वर्क डन इन फर्स्ट चार्ज कितना है? 0। नेट वर्क डन क्या होगा? इन सबका एडिशन। तो नेट वर्क डन हमने किया तो ये क्या बना? 0 प्लस K इंटू Q1 अपॉन R12 इंटू Q2 प्लस किया वर्क डन इन थर्ड चार्ज, ये कितना होगा? K इंटू Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। ऐसे करते 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 हमने बहुत सारे चार्जेस को एडअप किया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब इन दोनों के अंदर से K बाहर आ जाएगा। अगर K बाहर निकाल दिया हमने कॉमन, तो देखो नेट वर्क डन क्या हुआ? नेट वर्क डन हुआ K बाहर आया, तो अंदर समेशन किसका होगा? अंदर देखो Q1 Q2 R12, तो हमें दो दो टर्म लेनी पड़ेगी। तो यहां पे समेशन हुआ सिर्फ और सिर्फ
दो समेशन लिए, किस किस के लिए? क्यू आई क्यू जे डिवाइडेड बाय आर आई जे, वेयर आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू n, वेयर j स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू n। ये इस तरीके से आप जो है इसकी वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आसानी से कोई भी वर्क डन निकाला जा सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैं बीच में लिख देता हूं ताकि क्यों बोर्ड के फ्रेम में नहीं आ रहा है ये, तो मैं फिर से ये वर्क डन नेट वर्क डन यहां लिख लेता हूं। तो वर्क डन नेट मुझे कितना मिलता है? k तो आ गया, देखो कॉमन सब में से k सब में से कॉमन आया, अंदर क्या बचा? 1 और 2, इसको मैं i मान लेता हूं, उसको j मान लेता हूं, तो अंदर ये बच गया क्यू आई क्यू जे डिवाइडेड बाय आर आई जे। तो समेशन सबसे पहले किसका? i का, वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू n। समेशन किसका? j कहां से स्टार्ट हुआ? 1 से अप टू दी n। तो ये दो समेशन हमें यहां लेने पड़ेंगे और यहां हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर मेरे ख्याल से ये चैप्टर एंड हो गया है वैसे तो, ठीक है, वैसे ही चैप्टर एंड हो गया है, लेकिन इसका एक टॉपिक जो है वो मैं करवा चुका हूं, पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर करवा चुका हूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वो दोबारा करवा दूंगा ताकि कुछ बच्चे जो बच गए थे उनको भी वो आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वो टॉपिक देखेंगे अपन। जब के लिए चलो चलते हैं।